नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसर्च लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला अनुवाद के अंतर्गत आज हम बात करेंगे मीडिया की भाषा और अनुवाद पर, और इस विषय पर एक बार फिर से व्याख्या देने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन। डॉक्टर पीसी टंडन प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में और निरंतर यही कोशिश करते हैं कि किस प्रकार हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो सके, और विभिन्न ऐसे संस्थानों से इनका जुड़ाव है जिनके माध्यम से ये अनुवाद को आगे बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को, छात्र छात्राओं को प्रेरित कर रहे हैं। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर पीसी टंडन का। टंडन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अनुवाद पर हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं और हम जानते हैं कि अनुवाद एक ऐसा अनुशासन है, एक ऐसा विषय क्षेत्र है जो जिसकी संबद्धता बहुत सारे अनुशासनों से बनती है। हम आज़ादी के बाद से अनुवाद के माध्यम से बहुत सारे क्षेत्रों में गति और प्रगति पर विचार कर रहे हैं, उसकी चिंता कर रहे हैं, और अनुवाद को हमने एक सशक्त उपकरण के रूप में इन अनुशासनों के विकास के लिए चुना भी है। उसका कारण है क्योंकि हर व्यक्ति की भाषा सीखने की एक सीमा होती है। कोई भी व्यक्ति दुनिया की या देश की समस्त भाषाओं का ज्ञाता, विशेषज्ञ नहीं हो पाता है, नहीं हो सकता। इसलिए अनुवाद एक ब्रिज के रूप में, एक सेतु के रूप में काम करता है, और वह ऐसे व्यक्तियों, ऐसे अध्येताओं या पाठकों के लिए एक रचनात्मक भूमिका निभाता है जो दूसरी भाषा को जानते नहीं हैं, लेकिन उस भाषा में उपलब्ध जानकारियों को हासिल करना चाहते हैं, उस भाषा की ज्ञान संपदा का लाभ उठाना चाहते हैं, उस भाषा के भाव सौंदर्य को जानना चाहते हैं। तो इसलिए अनुवाद का संबंध बहुत सारे अनुशासनों से बन जाता है। हम साहित्य के क्षेत्र में भी अनुवाद की बात करते हैं, मीडिया के क्षेत्र में भी अनुवाद की बात करते हैं, विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में भी। तो ये जो भाषा का जो एप्लीकेशन है, भाषा का जो अनुप्रयोग है, वह अनुवाद के माध्यम से ही हमारे समक्ष आता है। ऐसे ही संचार माध्यमों में या मीडिया में अनुवाद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि जब हम अनुवाद के क्षेत्रों की चर्चा करते हैं तो उसमें एक बहुत ही प्रमुख क्षेत्र मीडिया का क्षेत्र है, और वर्तमान समय सूचना संचार क्रांति, प्रौद्योगिकी, भाषा प्रौद्योगिकी, इन सब का युग है। और इन सब के साथ जोड़कर जब हम अनुवाद पर विचार करते हैं तो हमें यह लगता है कि जिसको हम सूचना प्रौद्योगिकी कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी जो बैकबोन है, उसकी जो आधार भूमि है, आधारशिला है, वह अनुवाद है। इसलिए मीडिया में जितने भी माध्यम हैं, चाहे वो मुद्रित हैं, चाहे वो विद्युत हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन सब के साथ भाषा का संबंध अभिन्न संबंध है, क्योंकि अभिव्यक्ति उसमें प्रधान होती है, भले ही मौखिक रूप से हो, भले ही श्रवणीय रूप में हो, या मुद्रित रूप में यानी प्रिंट माध्यम के रूप में हमारे सामने आए। तो हम देख सकते हैं कि जो मीडिया के माध्यम है उनका संबंध भाषा से है, और जो मीडिया की वस्तु है जिसमें तमाम तरह की चीज़ें शामिल हैं, उसमें समाचार एक बहुत प्रमुख विषय रहता है मीडिया में, चाहे अखबार हो, पत्रिका हो, रेडियो हो, टीवी हो, या इंटरनेट आदि के माध्यम से आजकल समाचारों के प्रचार प्रसार का काम बड़ी तेज़ी से चल निकला है। तो ऐसे में जो मीडिया है वो बहुत सारे विषयों के साथ हमारे समक्ष आता है। अब ये जो समाचार हैं, इनकी भाषा बिल्कुल अलग तरह की होती है। समाचारों में भी हम देख सकते हैं कि जो सरकारी चैनल हैं, जो सरकारी मुखपत्र हैं, समाचार पत्र हैं, उनमें हम देख सकते हैं, हालांकि जो राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र हैं वो स्वतंत्र हैं, उनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रेडियो टीवी में कुछ चैनल सरकारी चैनल हैं और कुछ प्राइवेट चैनल्स हैं। तो ये जो निजी चैनल्स हैं उनकी भाषा की संरचना, उनके खबरों को
एक सीक्वेंस में, एक धारा में लगाने की जो वरीयता है, उन सब में अंतर हमें मिलेगा। तो सरकार के चैनलों की भाषा और निजी चैनलों की भाषा, उनमें अंतर मिलेगा। इसलिए जो प्रस्तुति है, प्रेजेंटेशन जिसको हम कहते हैं समाचारों का, उस तरह के उसमें भी अंतर हमें मिलता है। तो एक जो औपचारिक फॉर्म है, रूप है समाचारों का, वो सरकारी चैनलों पर हमें देखने को मिलता है और उसमें एक गरिमा मंडित, एक मर्यादित, एक रूप मानक भाषा का प्रयोग अखिल भारतीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर होता है। तो वो चैनल, उनका प्रसारण देश भर में रहता है, देश से बाहर भी रहता है, लेकिन उसमें भाषा का रूप वही रहता है जो सरकार द्वारा निर्धारित है, मानक है। तो वो समाचारों के लिए इस रूप में हमारे समक्ष आते हैं। इसी तरह से हम धारावाहिकों में देख सकते हैं भाषा का रूप बदलता है, हम विज्ञापनों में देख सकते हैं कि भाषा का रूप बदल जाता है और भाषा के शब्द बदलते हैं, मुहावरे बदलते हैं, वाक्य विन्यास बदलता है, प्रयुक्तियाँ बदलती हैं और उनकी प्रस्तुति, उनकी शैली भी बदलती है। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में ये जो तमाम तरह के, मान लीजिए कहीं एनालिसिस हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है किसी खबर का, किसी स्थिति का, किसी घटना का, और कहीं डायरेक्ट टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट हो रहा है, रेडियो में सीधे जो हाल सुनाया जाता है जिसको हम आंखों देखा हाल कहते हैं, ऐसी टेलीविज़न में भी आंखों देखा हाल एक तरह से प्रस्तुत किया जाता है। कहीं कोई मान लीजिए कि समारोह हो रहा है, उत्सव हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर का, सामाजिक स्तर का, सांस्कृतिक स्तर का, उसका सीधा प्रसारण हो रहा है, तो उसकी भाषा, उसका प्रेजेंटेशन, इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा का जो वैविध्य है वो मीडिया के साथ जुड़ा है। तो मीडिया का यानी संचार माध्यमों का और अनुवाद का जो एक अंतः संबंध है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम उसमें थोड़ी सी चर्चा प्रारंभ में करेंगे कि मीडिया वस्तुतः अवधारणात्मक स्तर पर है क्या, हम जिनको संचार माध्यम कहते हैं वो क्या है। तो संचार माध्यम के समस्त साधनों का पर्याय संचार शब्द से विदित है। तो संचार शब्द जो है वह चर से यानी चलने से बना है और ये जो चर धातु है यह गति को, चलने, गतिमान होने को, चलने को इंगित करती है। निरंतर आगे बढ़ते रहना, गतिशील होना, इसकी प्रक्रिया को संचरण के रूप में हमारे समक्ष रखने वाली विधा यह संचार माध्यम के रूप में आती है। सूचनाओं के जो आदान प्रदान है और उनकी अधिक से अधिक पाठकीय या श्रवण के स्तर पर या श्रव्य दृश्य माध्यमों के रूप में दृष्टि के स्तर पर जो भागीदारी का एक प्रसार करता है, उसका उद्देश्य संचार के साथ जुड़ा रहता है। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द है कम्युनिकेशन। तो ये जो कम्युनिकेशन शब्द है ये लैटिन से आया है जिसका अर्थ है कम्युनीज। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि संप्रेषणीयता का भाव तो निहित है ही, इसको बांटना, इसका विस्तार करना, इसे आगे बढ़ाना और इसे सबके लिए उपलब्ध कराना यानी सामान्य धरातल पर लाना, ये सारी संभावनाएं इस शब्द के साथ जुड़ी रहती हैं जो कि कम्युनीज से बना है और कम्युनिकेशन के रूप में अंग्रेजी में हमारे समक्ष आया और इसी के आधार पर हमने संचार शब्द का हिंदी में समतुल्य शब्द बनाया। तो ये जो जनसंचार है, ये संचार माध्यम है, वस्तुतः इसका उद्देश्य क्या है? ये किसी भी तथ्य, सूचना, विचार या जानकारी, ज्ञान या मनोरंजन आदि, इन समस्त घटना आदि, कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, कुछ उपलब्धि हो रही है, इन सब को जन सामान्य तक, देश विदेश में, कोने कोने में, घर में या कार्यालय में, संस्थान आदि में, जहाँ भी कहीं बैठे हैं वहाँ तक इन जानकारियों को पहुँचाने का, संचरित करने का काम जो माध्यम करते हैं वो जनसंचार कहलाते हैं। तो जनसंचार में मुद्रित और विद्युतीय दोनों प्रकार के माध्यम शामिल हो जाते हैं। जैसे जैसे क्रमिक विकास हुआ है, हम जानते हैं कि प्राचीन युग में संचार माध्यम बहुत ही सीमित थे और एक खास तरह के संचार माध्यम हुआ करते थे। लेकिन आज जैसे जैसे विज्ञान की प्रगति हुई है, हम आधुनिक और उत्तर आधुनिक होते जा रहे हैं, उसमें इन माध्यमों में इजाफा हो रहा है, लगातार वृद्धि हो रही है। तो उन के स्वरूप पर भी हम परिवर्तन की छवि जो है या स्थिति जो है महसूस कर सकते हैं। तो एक ज़माने में जब उस तरह से ये माध्यम नहीं थे या इस तरह की भाषा नहीं थी,
तो और भाषा रहित समाज में प्रारंभ में तो संकेतों से, इशारों से, ध्वनि से, आवाज़ आदि से संचरण होता था। जैसे ढोल पीटना, ये भी संचरण का एक माध्यम था। जैसे मुनादी फिराना, वो भी एक माध्यम था। हम देखते हैं कि रात को चौकीदार जो है वो सीटी बजाता है या डंडा जोर जोर से खटकाता है। तो संचार के कई रूप थे जब भाषा जब तक नहीं थी, लेकिन भाषा के आने के बाद आवाज़ की तरफ हम बढ़े। भित्ति चित्रों यानी दीवारों पर आकृतियां बनाकर, चित्र बनाकर संचरण करने की ओर हम बढ़े, और इस तरह से भाषा के विकास के धीरे धीरे अनेक रूप हमारे सामने आते चले गए। वह मौखिक और लिखित रूप में बढ़ता चला गया, और धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि इस विधा ने इस अनुशासन ने इतना लोकप्रियता का क्षेत्र हासिल कर लिया कि लेखन के रूप में तरह तरह के संचरण प्रारंभ होने लगे। और एक ज़माना तो वह भी था जब पशु पक्षियों को, कबूतर आदि को, बाज आदि को संदेशा भेजने के लिए या कोई संचरण करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। तो मध्यकाल में जो मध्ययुगीन भारत है, वहाँ तक इस तरह के उल्लेख मिलते रहे हैं। लेकिन आज हम जब संचार के विभिन्न माध्यमों की बात करते हैं तो हमारे समक्ष 3 वर्ग उभर कर आते हैं। मीडिया के प्रमुख प्रकारों की बात अगर हम करते हैं तो पहले हम जो पारंपरिक माध्यम हैं, जिनको हम कन्वेंशनल मीडिया कहते हैं, उनको अगर दृष्टि डालें तो पहले मेले लगते थे। उत्सव आदि के लिए, मेले आदि के लिए जो व्यवस्था होती थी, उनमें जो गांव के लोग, शहर के लोग जो वहाँ एकत्रित होते थे, उन तक अपनी सूचनाओं को, जानकारियों को पहुँचाने का रास्ता निकाला जाता था। फिर प्रदर्शनियों आदि में जो एग्जीबिशंस होती हैं, उनमें जो उद्घोषणाएँ होती हैं, अनाउंसमेंट्स होती हैं, उनके माध्यम से संचरण आगे बढ़ने लगा। उसके बाद प्रवचन आदि के माध्यम से हमने देखा कि जो हमारी प्राचीन परंपरा है एजुकेशन की, शिक्षा की, ज्ञान आदि के वितरण की, उनमें प्रवचन आदि की एक लंबी परंपरा है। तो संचरण का एक माध्यम वह भी था कि 150, 200, 300 आदमी, 1000 आदमी बैठे हैं और एक व्यक्ति प्रवचन कर रहा है, तो जो वो कह रहा है वो इतने सारे लोगों तक संचरित हो रहा है। इसी तरह कथा वाचन या श्रवण, वह भी एक माध्यम बना। नाटक, नौटंकी आदि की प्रस्तुति, वह भी संचरण का माध्यम बना। फिर लोकगीतों में, कठपुतली आदि के नृत्यों में, इस तरह से हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे यह संचार माध्यमों का विकास होता गया, उनमें आधुनिकता आती चली गई। फिर गोष्ठियों, संगोष्ठियों आदि के माध्यम से यह काम आगे बढ़ा, सम्मेलन आदि से, रैलियों से, और मंथन की जो गोष्ठियाँ होती थीं विचार आदि के आदान प्रदान की, उनके माध्यम से। इस तरह से जो पारंपरिक संचरण विकास है उसका क्रमिक एक तरह से हम आगे बढ़ना देख पाते हैं। इसके बाद मुद्रण माध्यम और प्रिंट मीडिया का जब आगमन हुआ, जब हमने अखबारों की दुनिया में प्रवेश किया, पत्र पत्रिकाओं की दुनिया में प्रवेश किया, और फिर इनमें भी नेशनल न्यूज़पेपर हो गए, राष्ट्रीय समाचार पत्र हैं, फिर राज्य के स्तर पर, फिर क्षेत्र के स्तर पर, और फिर जिला आदि के स्तर पर, फिर मार्केट आदि के स्तर पर, संस्था आदि के स्तर पर, ऐसे बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं प्रकाश में आने लगे। उनमें कुछ दैनिक थे, कुछ साप्ताहिक थे, कुछ पाक्षिक थे, कुछ मासिक थे, और कुछ द्विमासिक थे, फिर कुछ त्रैमासिक थे। इस तरह से अर्धवार्षिक, वार्षिक, अनियतकालीन, ऐसे न जाने कितने प्रकार की पत्र पत्रिकाओं का चलन शुरू हुआ, और आज भी वो सब पत्र पत्रिकाएं निकल रही हैं। इसी तरह मुद्रित जो अन्य माध्यम है, जिनको हम पर्चों के रूप में, हैंडबिल्स के रूप में, पैम्फलेट्स के रूप में, हम देखते हैं कि अखबार आदि में हरे, नीले, लाल, पीले, इस तरह के कागज़ प्रिंटेड जो पेपर्स हैं, वो कभी विज्ञापन की दृष्टि से, कभी सावधानी की दृष्टि से, ऐसे बहुत सारे प्रचार सामग्री के उपकरण हैं जिनका उपयोग किया जाता है। पोस्टर हैं, कार्टून हैं, विज्ञापन आदि हैं, होल्डिंग्स हैं, बोर्ड हैं, ये सारे उसके रूप हैं। दीवारों पर, सड़कों पर लिखे जाने की एक परंपरा भी रही है। तो रेलवे लाइन के साथ साथ पाइपलाइंस पर लिखने का प्रचलन भी रहा है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि मुद्रण माध्यम और प्रिंट माध्यम ने बहुत तेज़ी से विस्तार किया। और
फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया आगे बढ़ी, तो रेडियो का, टेलीविज़न का, टेप रिकॉर्डर का, फिल्मों का, क्योंकि फिल्मों के माध्यम से भी संचरण बड़े व्यापक स्तर पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। उसमें फिल्म से पहले जो विज्ञापन होते हैं, जो तमाम तरह के समाचार आदि होते हैं, उनको भी हम देख सकते हैं वीडियो से, फिर इंटरनेट से, फिर ईमेल से, फिर ब्लॉग राइटिंग से, और इसी तरह ट्वीट आदि करने से न जाने कितने रूप आगे बढ़ते चले गए। तो जो अखबार में, पत्र पत्रिका में या इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे रूप हमारे सामने सामग्री के और सामग्री के साथ जुड़ी हुई भाषा के आते चले गए। तो मीडिया का और इस तरह से भाषा का जो अंतः संबंध है, वह संबंध फिर अगले चरण में अनुवाद के साथ भी जुड़ता है, बन जाता है। इस तरह विभिन्न माध्यमों में जो कार्य आदि संपन्न होते हैं, जिनका निष्पादन होता है, जब हम उन पर दृष्टि डालते हैं तो उनसे फिर हमारा भाषा के विभिन्न रूपों का जो पक्ष है वह भी उभर कर सामने आता है। जैसे पत्र पत्रिकाओं में जन साधारण की सूचनाएं होती हैं, क्योंकि पत्र पत्रिका का जो पाठक है वह हर वर्ग का, हर क्षेत्र का, हर भाषा का हो सकता है। मान लीजिए हिंदी का समाचार पत्र है, तो हिंदी के समाचार पत्र का पाठक जो गैर हिंदी भाषी है, जो हिंदी इतर भाषा भाषी है, वह भी हो सकता है। उसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो हिंदी का समाचार पत्र पढ़ सके। विदेशी भी हिंदी का समाचार पत्र पढ़ने वाला हो सकता है। ऐसे में स्वाभाविक है कि भाषा का जो चयन होता है वह उसी दृष्टि से होता है, क्योंकि अखबार का पाठक हर भाषा का, हर वर्ग का होता या हो सकता है। तो हम बहुत क्लिष्ट भाषा, बहुत साहित्यिक भाषा, बहुत संस्कृतनिष्ठ भाषा उसमें सामान्यतः नहीं रखते, लेकिन ये एक नैतिक जिम्मेदारी या एक सामाजिक जिम्मेदारी समाचार पत्र पत्रिकाओं की बनती है कि वह भाषा के जो आदर्श रूप हैं, मानक रूप हैं, उनको सुरक्षित, संरक्षित रखे, उनको बरकरार रखे। क्योंकि यदि भाषा विकृत रूप में सामने आती है तो वह शायद समाचार पत्र या पत्रिका के स्तर पर एक बहुत सराहनीय बात नहीं हो सकती। उसकी हमेशा चर्चा भी होती है और निंदा भी होती है। तो ऐसे में जनतंत्र में हम देख सकते हैं कि जो जनमत बनता है भाषा को लेकर, खबरों को लेकर, संचार माध्यमों को लेकर, उसकी अपनी एक भूमिका है, उसका अपना एक स्थान है। और ये जो जनमत है ये इन पत्र पत्रिकाओं से, मीडिया आदि से बनता है, क्योंकि यह घर घर में, कार्यालय में, संस्थाओं में, जहाँ कहीं भी आप देखें इनकी प्रस्तुति होती है, उपलब्धता है। आजकल टेलीविज़न घर घर में है, आजकल कंप्यूटर भी बहुत बड़े स्केल पर, बड़े स्तर पर लोगों के पास है, हाथ में मोबाइल है, तो खबरों का वह भी एक बिल्कुल त्वरित माध्यम हाथ में है। आप चाहें तो अपने मोबाइल से भी देश विदेश की खबरें समय समय पर, दिन में जब चाहो आप वो सुन सकते हैं। तो एक जनमत बनाने का काम इन संचार माध्यमों ने बड़े स्तर पर किया है। ऐसे में सांस्कृतिक चेतना के लिए, सामाजिक जागरण के लिए, मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए, शिक्षा के लिए और जागरूकता कई प्रकार की है। अधिकारों के प्रति जागरूक होना, अद्यतन और अधुनातन जानकारियों और उपलब्धियों से अवगत कराने का काम करना, ये सब बातें संचार माध्यम के माध्यम से, संचार माध्यमों के द्वारा हमारे पास आती हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि नवीनता, संक्षिप्तता, स्पष्टता, रोचकता, ये अगर माध्यमों के साथ, भाषा के साथ जुड़कर नहीं आएंगी, मान लीजिए हमें खबर चाहिए बाज़ार की, खबर चाहिए खेल की, तो फिर उसमें रुचिकर रूप से वो रोचक भी हो, ताकि उसकी पठनीयता हो या उसकी दर्शनीयता हो। अगर हम टेलीविज़न पर खबर देख रहे हैं और उसमें रुचि नहीं है तो फिर हम उसको बदल देते हैं। तो ऐसे ही अखबार में अगर हमें उसमें आनंद नहीं आ रहा तो हम उसे साइड पर कर देते हैं और दूसरी तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये जो खबरों का, समाचारों का रूप है, इसमें एक तो नयापन होना चाहिए, बासी खबरें नहीं चाहिए। पहले सुन लिए, कहीं पढ़ ली, कहीं दोबारा से पढ़ रहे हैं तो हम उसको पढ़ने के लिए रुचि नहीं रखते। फिर वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए खबरें, और स्पष्ट होनी चाहिए और रुचिकर होनी चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं रोचकता का पुट रहना चाहिए। और उन खबरों के साथ साथ जो फीचर राइटिंग होती है
वो भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, विचारोत्तेजक होती है। उसमें खबरों को रोमांचित करने के रूप में रोचकता के साथ, मीठी चाशनी के साथ उन खबरों को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि वो ज्ञानवर्धक भी रहें और रुचिकर भी रहें। तो ये फीचर राइटिंग जो है और फीचर प्रस्तुति जो है, रेडियो टीवी में भी फीचर होते हैं, अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में भी फीचर होते हैं। और विज्ञापन आदि को जब हम शामिल करते हैं तो वो भी जानकारी बढ़ाने वाले, ज्ञानवर्धन करने वाले, अवेयर करने वाले, क्योंकि विज्ञापन और सरकारी विज्ञापन है, मान लीजिए मद्य निषेध के विज्ञापन है, या मताधिकार के विज्ञापन है, या सर्व शिक्षा अभियान के विज्ञापन है, या इसी तरह से जो जनहित के, लोकहित के विज्ञापन हैं उनको हम देख सकते हैं। और जो निजी विज्ञापन है संस्थाओं के, कंपनियों के या MNCs के, तो वो भी अलग तरह के प्रभाव के साथ हमारे सामने आते हैं। लेकिन भाषा की भूमिका और अनुवाद की भूमिका वहाँ भी बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। रेडियो आदि में हम देख सकते हैं कि रेडियो में भी जो टेक्निकल पार्ट है, उसका जो तकनीकी पक्ष है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वहाँ पर पढ़े लिखे, गैर पढ़े लिखे यानी अनपढ़ लोग रेडियो के साथ वह भी जुड़े हुए हैं, जो अंगूठा छाप हैं, जिन्होंने अल्फ़ाबेट्स को यानी वर्णमाला तक को जाना नहीं है, वो भी रेडियो सुनते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी भाषा का प्रयोग बड़े सोच समझ कर किया जाता है। इसलिए जो रेडियो है वो शिक्षा का, ज्ञानवर्धन का, जानकारी उपलब्ध कराने का, अद्यतन बनाने का, जागरूक बनाने का एक बड़ा सशक्त माध्यम है। और रेडियो एक ज़माने में बहुत लोकप्रिय हुआ करता था और उसके बाद कुछ समय के लिए रेडियो थोड़ा हाशिए में चला गया था, क्योंकि जब से टेलीविज़न आया, कंप्यूटर आया, तो रेडियो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया था। लेकिन एक बार फिर से रेडियो का पुनर्जन्म हुआ है, जो नए निजी चैनलों के माध्यम से जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। रेडियो की लोकप्रियता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। और उसके साथ, क्योंकि रेडियो अब मोबाइल में भी है, क्योंकि रेडियो अब कंप्यूटर के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि रेडियो ने एक नई स्थिति को, एक नए स्वरूप को धारण करके क्रांतिकारी परिवर्तन किया। और इन सब के साथ साथ रेडियो मनोरंजन का भी बड़ा महत्वपूर्ण साधन है और वो सर्वसुलभ भी है। हमारी गाड़ी में भी रेडियो उपलब्ध है, हमारे कार्यालय में भी रेडियो उपलब्ध है, और इवन हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी रेडियो यानी मोबाइल के माध्यम से रेडियो का आनंद ले सकते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन के माध्यम से या मेट्रो के माध्यम से या कोई और तरीका है, तो उसमें भी उसका उपयोग हम कर सकते हैं। और रेडियो जो है वो जो संचरण करता है वो देश के, विदेश के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर करता है। उसकी नज़र में किसान भी रहते हैं, उसकी नज़र में बच्चे भी रहते हैं, उसकी दृष्टि में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम लोग, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे वो व्यवस्था हो, वह भी रहते हैं। अनुशासन, प्रशासन, यह भी उसकी दृष्टि में रहता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि महिलाएं भी, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए इस तरह के तमाम कार्यक्रम। और यही नहीं, हमारे जो रक्षक हैं, सेनानी हैं, सैनिकों के लिए तो रेडियो इस तरह से व्यापक स्तर पर, बड़े स्केल पर समूह को जोड़कर हमारे साथ चलता है। और तरह तरह के कार्यक्रम, वह खिलाड़ियों को, खेलकूद को, व्यायाम को, योग आदि को, धर्म को, और इसी तरह से तमाम तरह के मनोरंजन के, उत्सव आदि के, प्रदर्शनियों के, मेलों के, इन तमाम तरह के समाचारों को लेकर, इनकी खबरों को लेकर, इनकी जानकारियों को लेकर रेडियो हमारे सामने आता है। और जो भविष्य की जानकारियां हैं या जो भविष्यवक्ता आदि हैं वो भी रेडियो और टेलीविज़न पर हमारे समक्ष होते हैं। फिर अध्यात्म की, और इसी के साथ साथ हमारे साहित्य की, हमारी जो ऐतिहासिक और साहित्यिक परंपरा है, विरासत है, उसकी जानकारियां भी रेडियो टीवी के। तो ये जो वैरायटी ऑफ लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, भाषा का जो वैविध्य है, वो मीडिया के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि इन सारी विधाओं के साथ जो भाषाएं जुड़कर आती हैं, बाज़ार के समाचार हैं, खेल के समाचार हैं, इसी तरह शेयर मार्केट आदि की जानकारी है, उतार चढ़ाव आदि की जानकारी है, और कोई सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है, यहाँ तक कि जो हमारी संसदीय कार्यवाहियाँ हैं उनका भी हम रेडियो टीवी पर प्रसारण देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो भाषा के
अनेक रूप उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। इसी तरह फिल्म जो मनोरंजन का एक बहुत बड़ा साधन है, उसमें भी तरह तरह के संदेश को, तरह तरह की भाषाओं को हम देख सकते हैं। समाज सुधार है, देशभक्ति की भावना है, राष्ट्रीय चेतना है, मानवीय मूल्यों की बात है, वृत्त चित्र हैं और इसी तरह से संदेश आदि की बात है। ये सब के सब भाषा के नए नए मुहावरों के साथ, नए नए तेवर के साथ हमारे समक्ष आते हैं। तो हम देख सकते हैं कि मीडिया का और भाषा का एक अंतः संबंध है, फिर मीडिया, भाषा और अनुवाद का एक अंतः संबंध है, और भाषा की जो विविधता है वह भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुवाद करते हुए इन भाषा के इन अलग अलग रूपों को हमें चुनौती के रूप में स्वीकार करना होता है। तो आज हम इस बात को यहीं पर विराम देते हुए आगे फिर इस पर चर्चा करेंगे। आज मुझे लगता है कि हमारा विषय यहाँ पर विराम लेता है। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। अनुवाद विषय पर चर्चा कर रहे हैं और अनुवाद से, जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा का संबंध चोली दामन का संबंध है। अनुवाद में दो भाषाओं की आवश्यकता होती है, एक जिसे हम स्रोत भाषा कहते हैं, दूसरी जिसे हम लक्ष्य भाषा कहते हैं। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों की भूमिका अनुवाद में बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अनुवादक यदि इन दोनों भाषाओं को विधिवत जानता है, भली भांति जानता है, तो वह इस विषय के साथ न्याय कर सकता है। यदि वह इनमें से किसी एक भाषा को आधिकारिक रूप से बहुत अच्छी तरह जानता है और दूसरी भाषा को कार्य साधक रूप में जानता है, यानी उसकी जानकारी तुलना में कम है, उसका कारण है कि जो हमारी मातृभाषा होती है उस पर हमारा अधिक अधिकार होता है, हम उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं और हमारा अपना एक आत्मविश्वास, एक भरोसा होता है। और जो दूसरी भाषाएं हम सीखते हैं, अन्य भाषाएं, वो क्योंकि हमारी मातृभाषा नहीं होती, इसलिए हम उनको भले ही औपचारिक रूप से सीखते हैं, जानते हैं, लेकिन उनके प्रयोग के स्तर पर वह अधिकार उतना नहीं बन पाता। ऐसे में अनुवाद करते हुए हमें यह ध्यान रखना होता है कि हम जिस भाषा में अनुवाद करने जा रहे हैं, यानी जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, वह हमारी आधिकारिक भाषा होनी चाहिए। यानी वो हमारी मातृभाषा हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि उसके वाक्य विन्यास को, उसके व्याकरण को, उसके शब्द चयन को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हमारी जो शब्द संपदा है वो हमारे पास रहती है, हम जब चाहें विषयानुरूप शब्दों का चयन करके उनको अनुवाद में प्रयुक्त कर सकते हैं। तो ऐसे में अनुवाद में भाषा बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और दोनों भाषाओं का, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, दोनों का अपना व्याकरण होता है, दोनों की अपनी व्याकरणिक व्यवस्था होती है, और वह व्यवस्था स्वाभाविक है कि भिन्न होती है, क्योंकि हर भाषा का अपना एक प्रयोक्ता समुदाय होता है। उस प्रयोक्ता समुदाय के आधार पर हम उस भाषा का विश्लेषण करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसका अवलोकन भी करते हैं। इसी तरह से मित्रों, विज्ञान की भाषा, तो विज्ञान की भाषा, क्योंकि विज्ञान की जो अवधारणात्मक शब्दावली है, जो कंसेप्चुअल वर्ड्स हैं, वह तो अंग्रेजी के समतुल्य बनाए गए शब्द हैं, तो वह भाषा बिल्कुल अलग तरह की होगी। इसी तरह से विज्ञान की अलग अलग शाखाओं की भाषा की अगर हम बात करेंगे, कृषि विज्ञान की, जीव विज्ञान की,
रसायन विज्ञान की या गृह विज्ञान की या इसी तरह नृविज्ञान आदि की, इनकी भाषा में हमें अंतर मिलेगा, एक वैविध्य मिलेगा। प्रशासन की भाषा अलग होगी, साहित्य की भाषा अलग होगी और सबकी शब्दावली भी अलग होगी। ठीक उसी तरह मीडिया की भाषा बिल्कुल अलग होगी। मीडिया में विज्ञापनों की भाषा अलग तरह की भाषा है। विज्ञापनों में भी वो विज्ञापन किन के लिए है उसका अपना एक मनोविज्ञान है, क्योंकि विज्ञापन बनाते समय, विज्ञापनों की भाषा का निर्धारण करते समय, शब्दों को उस वाक्य विन्यास में पिरोते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि वो विज्ञापन किन के लिए है, उस विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, उस विज्ञापन का लाभ किन उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। तो जो उपभोक्ता मनोविज्ञान है, जो कंज्यूमर साइकोलॉजी है, उसको विज्ञापन बनाने वाला, विज्ञापन का अनुवाद करने वाला अपने सामने रखता है। अगर बच्चों के लिए विज्ञापन बनना है तो फिर शब्दावली भी उसी तरह की होगी जिसका आनंद बच्चे ले सकेंगे, जिसको समझ सकेंगे और समझने के बाद बच्चों के मन में उस उत्पाद के प्रति एक आकर्षण, एक मोहिनी शक्ति सी पैदा हो जाए। ये विज्ञापन की कला होती है। तो विज्ञापनों में महिलाओं के लिए विज्ञापन है, किसानों के लिए विज्ञापन है, बच्चों के लिए विज्ञापन है, शिक्षा जगत के लिए विज्ञापन है, विवाह आदि के विज्ञापन है, फिर खोने पाने के विज्ञापन है। मान लीजिए किसी की गाड़ी खो गई, कार खो गई, किसी का मोबाइल खो गया या और इस तरह की चीज़ें, किसी का पैसे से भरा हुआ बैग ही खो गया, तो मान लो उसका कोई विज्ञापन जाना है तो उसकी भाषा, उसका स्वरूप अलग होगा। और अगर विवाह आदि के विज्ञापन है, जीवन मरण आदि के भी विज्ञापन हैं, बहुत सारी मृत्यु आदि की सूचनाएं भी आती हैं, बहुत सारे लावारिस जो मृत शरीर होते हैं उनके भी विज्ञापन आते हैं, पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से। तो हम देख सकते हैं कि विज्ञापनों की दुनिया एक बहुत बड़ी दुनिया है। मकान खरीदने या बेचने का विज्ञापन भी हो सकता है, किराए पर देने का विज्ञापन भी हो सकता है, और जो एजुकेशनल स्कोप्स हैं, जैसे किसी पाठ्यक्रम को आप कर सकते हैं, इसका भी विज्ञापन हो सकता है, यूनिवर्सिटी आदि का या शिक्षा संस्थानों आदि का विज्ञापन भी हो सकता है। तो एक बड़ा तंत्र है विज्ञापन का। और विज्ञापन में जो जिस विषय को, जिस वस्तु को शामिल किया जाता है, उसको उसके उपभोक्ता से जोड़कर ही उसका निर्माण या उसका अनुवाद किया जाता है। इसलिए यह ध्यान रखा जाता है कि अगर वह महिलाओं के लिए उपयुक्त वस्तुओं या पदार्थों के विज्ञापन हैं तो उसी तरह की शब्दावली होगी, अगर पुरुषों के लिए हैं तो उसी तरह की होगी, बुजुर्गों के लिए हैं तो उसी तरह की होगी। तो ये जो मीडिया के साथ जो विज्ञापन आदि की दुनिया जुड़ी है, यह भी एक बड़ी दुनिया है। और विज्ञापन में खबरों के साथ, समाचारों के साथ साथ जैसे खेल की दुनिया जुड़ी है, तो खेल समाचारों का अपना एक तंत्र है, अपनी एक दुनिया है, उनकी अपनी एक भाषा है। हम देख सकते हैं, अखबार उठाकर देख लें, रेडियो टेलीविज़न पर खेल चैनल्स को हम न्यूज़ चैनल्स हैं पूरे, जो 24 घंटे खबरें खेलों की ही देते हैं, और वो दुनिया भर के, देश भर के, विदेश के मैच दिखाते रहते हैं। आउटडोर इंडोर मैचेस को वो सीधे प्रसारण करते हैं। फुटबॉल का मैच देखने के लिए दुनिया भर से लोग रात भर जागते रहते हैं। ख़ासतौर पर जो युवा वर्ग है, उनका आकर्षण फुटबॉल में बहुत है, क्योंकि वो इंटरनेशनल गेम के रूप में है, और यूरोप में विशेष रूप से फुटबॉल की लोकप्रियता बहुत है। तो उसको हम जब टेलीविज़न पर या रेडियो पर देखते सुनते हैं, और जो इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, चाहे वो ओलंपिक्स की बात करें या दूसरे विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं की बात करें, तो हम देख सकते हैं जैसे एशियन गेम्स हुए तो उसका अपना एक स्थान, अपनी एक भूमिका रही। तो ये जो खेल हैं, इन खेलों के साथ भी भाषा जुड़ी है। जैसे क्रिकेट की शब्दावली, वो बिल्कुल अलग तरह की शब्दावली है, फुटबॉल की अलग है, या बैडमिंटन की बिल्कुल अलग है, और इसी तरह से इंडोर और आउटडोर गेम्स की शब्दावली अलग है, उनका जो शब्दलोक है, उनकी जो शब्द संपदा है, वो अलग है। और हम हिंदी में और अंग्रेज़ी के अखबारों में हम इस शब्दावली का प्रयोग देख सकते हैं। बहुत सारे जो शब्द हैं वो अनुदित नहीं है, उनको यथावत उसी रूप में स्वीकार कर लिया गया है। हम क्रिकेट में भी देख सकते हैं, जैसे स्लिप पर अगर कोई आदमी खड़ा है, स्पिन बॉल किसी ने डाली है, तो ये सारी चीज़ें, ये शब्दावली वो है जो इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी है, इनका अनुवाद हम नहीं कर रहे। लेकिन कहीं कहीं हम कैच आउट मान लो शब्द है,
तो कैच आउट शब्द ही लोकप्रिय है और बोधगम्य भी है। अब उनको अगर हम अनुवाद जबरन करने की कोशिश करेंगे तो शायद उनके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। तो हम ये भाषा के अनेक रूपों की जब बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये सारे खेल, कबड्डी जैसे इंडियन जो खेल हैं, भारतीय खेल हैं, उनमें खो खो है, कबड्डी है, इनकी भी प्रतियोगिताएं होती हैं, है ना। तो ये सब की शब्दावली अलग अलग है और उनका सब का प्रयोग हिंदी अंग्रेजी में एक साथ हो रहा है। अंग्रेजी के अखबारों में, हिंदी के अखबारों में या इनके चैनलों पर हम देख सकते हैं कि इनका प्रयोग खूब हो रहा है। तो इसके साथ साथ बाजार की शब्दावली है, उछलना, लुढ़कना, फिसलना, है ना, भड़कना, गालें तेज और तिल नरम, दालें गरम। अब मान लीजिए ये इस तरह का प्रयोग मिल रहा है। तो ये क्या है? ये प्रयुक्तियां हैं। तो ये प्रयुक्तियां हम देख सकते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी में जो भाव है, जो कंसेप्चुअल ट्रांसलेशन है, जिसको हम भावानुवाद कहते हैं, उसको ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसे कहा हाइक इन गोल्ड, तो हमने हिंदी में उसके लिए सोना उछला, इस तरह का एक प्रयोग बना लिया और वो प्रयोग इतना लोकप्रिय हो गया कि सोना उछला, चांदी गिरी, तिलहन लुढ़की, जीरा भड़का, दालें नरम, तेल गरम आदि आदि प्रयोग ये खूब मीडिया में चल रहे हैं। लेकिन यह टर्मिनोलॉजी रेडियो टीवी में भी हम देख सकते हैं कि वो बिल्कुल अलग तरह से कुछ इस तरह के प्रयोग भी हैं, लेकिन अलग तरह के प्रयोग वहाँ पर मिल रहे हैं। तो भाषा जो मीडिया की भाषा है उसमें अंतर हमें इस आधार पर मिलता चलता है। और क्योंकि मीडिया की दुनिया एक बड़ी दुनिया है, तो अब हम पाठक वर्ग को ध्यान में रखकर कि रेडियो टीवी के श्रोता या दर्शक, वो हर तरह के दर्शक और श्रोता हैं, अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, IAS ऑफिसर भी हैं, वो भी देख रहे हैं टेलीविज़न, और एक मजदूर भी देख रहा है और एक किसान भी देख रहा है। तो वहाँ पर भाषा का चयन करते हुए, प्रयोग करते हुए, उसकी मर्यादित रूप को ध्यान रखते हुए, एक रूपता को ध्यान में रखते हुए, फिर भी यथासंभव ये कोशिश होती है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो जो कर्णकटु ना हो, सुनने में कड़वे ना लगें, जो दुविधा पैदा ना करें, जो बोधगम्य ज़रूर हों, पढ़े अगर कोई, सुने अगर कोई, तो समझ में आ जाए, इस तरह से। तो जो भाषा है मीडिया की, उसको जब हम वर्गीकृत करते हैं सुविधा की दृष्टि से, तो हम देख सकते हैं कि एक तो रूप है बोलचाल की भाषा, जो सामान्य आदमी बातचीत करता है। तो जब सामान्य आदमी बातचीत करता है तो वो ये ध्यान नहीं रखता कि मुझे पूरी बातचीत को हिंदी में ही रखना है या अंग्रेज़ी में ही रखना है। वो कहीं हिंदी का, कहीं अंग्रेज़ी का मिश्रित रूप भी प्रयोग कर लेता है। वह अपनी सुविधा से कहीं पंजाबी का, कहीं मराठी गुजराती का शब्द भी, अगर कोई कम्युनिकेटिव है, संप्रेष्य है, तो उसका भी प्रयोग कर लेता है। तो बातचीत की भाषा, अब जब टेलीविज़न पर, अब रेडियो पर हम कुछ विमर्श देखते हैं, कुछ चर्चा परिचर्चा देखते हैं, तो उसमें भी विषयानुरूप भाषा का चयन होता है। साहित्यिक विषय पर बात हो रही है, राजनीतिक विषय पर बात हो रही है, ऐतिहासिक विषय पर बात हो रही है, धार्मिक विषय पर बात हो रही है, आदि आदि। इस तरह से वहाँ भी भाषा का रूप बदल जाता है। इसी तरह साहित्यिक हिंदी, मीडिया में जो लिटरेरी हिंदी है, जो लिटरेरी लैंग्वेज है, उसका पुट भी देखने को मिलता है। बहुत बार जब साहित्यिक विषयों पर पत्रिका आदि कार्यक्रमों में चर्चा परिचर्चा होती है तो बहुत ही गरिमामंडित, बहुत ही साहित्यनिष्ठ भाषा, संस्कृतनिष्ठ भाषा, उसका प्रयोग भी होता है। इसी तरह अंग्रेजी मिश्रित भाषा, जिसको संकर भाषा कहते हैं, आदि। मेरे फादर आज रेलवे स्टेशन के द्वारा या रेलवे स्टेशन पर जाएंगे और वहाँ से उन्हें ट्रेन के माध्यम से या ट्रेन के द्वारा फिर मुंबई जाना है, मुझे अपने फादर को रिसीव करने जाना है। तो ये जो अंग्रेज़ी हिंदी का जो मिश्रित रूप चल रहा है, ये हमारे सामान्य जीवन में बहुत प्रचलित है। तो इसको हिंग्लिश जैसी भाषा भी कह रहे हैं, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, तो इसका रूप भी मिल रहा है हमें। इसी तरह देहाती भाषा का इसका रूप भी हमें संचार माध्यमों में देखने को मिलता है। और जो हिंदी इतर भाषाभाषी क्षेत्रों में या विदेशों में बैठे हुए श्रोता हैं, दर्शक हैं, पाठक हैं, उनके लिए भी भाषा के प्रयोग किए जा रहे हैं, या उनके टोन को भी हम इन माध्यमों में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक संवाददाता है, वो हिमाचल से खबरें दे रहा है या कश्मीर से खबरें दे रहा है, या उस हाल को सीधा
प्रसारण कर रहा है। हम टेलीविज़न पर देख रहे हैं कि साहब हमारे संवाददाता फला फला आज कश्मीर में हैं और वो अब इस पर प्रकाश डालेंगे। तो वो फिर जब बोलते हैं तो उनकी माने नरेशन में, उनके खबरें बताने में, घटना के उल्लेख करने में जो पुट आता है वह वहाँ की भाषा का संस्पर्श उसमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस तरह से जो बोलचाल की भाषा है उसमें तत्सम शब्द उतने प्रधान नहीं होते। उर्दू आदि के शब्द या हिंदुस्तानी भाषा के जो शब्द हैं उनका प्रयोग दिखता है, वो सहज प्रयोग के रूप में होता है। कई धारावाहिकों में हम इस तरह की भाषा का रूप देखते हैं। इसलिए हिंदी प्रदेश के लोगों में प्रचलित है और यह जो रूप है और वो सरल है, वो सहज है, वो बोधगम्य है, सुगम है, उसको कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। इसलिए कहानियों में, उपन्यासों में, धारावाहिकों में इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन जो एकेडमिक लेवल पर, जो शैक्षिक स्तर पर, साहित्यिक स्तर पर जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं, जो उपन्यास लिखे जा रहे हैं, जो नाटक लिखे जा रहे हैं या उनका टेलीविज़न पर मंचन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, जैसे हमने रामायण धारावाहिक देखा, जैसे हमने चाणक्य धारावाहिक देखा, जैसे हमने महाभारत जैसा धारावाहिक देखा, या बड़े साहित्यकारों की रचनाओं का अंतरण रूपांतरण हमने टेलीविज़न पर देखा, चाहे प्रेमचंद की कहानी हो, चाहे प्रसाद के लिखे हुए साहित्य पर रूपांतरण हो, या इसी प्रकार भीष्म साहनी आदि के रचनाओं का मंचन हुआ हो, जैसे तमस को हम देख सकते हैं। तो वहाँ पर भाषा के साथ फिर कोई समझौता सामान्यतः नहीं होता। सिद्धांततः रचना और रचनाकार की भाषा वह उस गरिमा के साथ आनी चाहिए जैसी कि रचना के अंतर्गत है। तो क्योंकि उसका जो पाठक है, उसका जो श्रोता है, उसका जो दर्शक है, वो उसी स्तर का, वो उसी मानसिकता का होता है, वो उसी साहित्यिक अभिरुचि का होता है। इसलिए वो साहित्यिक गरिमा को वहाँ बरकरार रखा जाता है। जैसे चाणक्य को याद करें तो चाणक्य सीरियल जो है वह धारावाहिक जब आया था तो उसकी भाषा वह बड़ी अद्भुत संस्कृतनिष्ठ भाषा थी, क्योंकि जिस परिवेश को वो हमारे सामने लाता है, जिस परिवेश के पात्रों को वो हमारे सामने लाता है और जिस युग की घटनाओं और घटनाक्रमों को हमारे सामने लाता है, उस समय की जो भाषा थी वह विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ भाषा थी। तो उसी को ध्यान में रखकर, संस्कृत में ना होकर लेकिन संस्कृतनिष्ठता के साथ हिंदी में, क्योंकि जो पाठक है बड़े स्तर पर वो हिंदी के पाठकों के लिए वो धारावाहिक बनाए गए। महाभारत संस्कृत में नहीं आया, लेकिन महाभारत का हिंदी अनुवाद हुआ और उसको जब रखा गया तो उसमें भी संस्कृत की जो गरिमा है उसको यथासंभव बरकरार रखने का बहुत ही सफल और रचनात्मक प्रयास हुआ है। उसके संवाद जो लिखे गए वो संवाद बहुत ही विलक्षण, बड़े अद्भुत बन पड़े थे। तो हम देख सकते हैं कि टेलीविज़न में, रेडियो में, ग्रामीण कार्यक्रमों में, कृषि संबंधी कार्यक्रमों में, शिक्षा आदि के कार्यक्रमों में हम भाषा के इस वैविध्य को, इस अंतर को समझ सकते हैं। और जो विशुद्ध साहित्यिक हिंदी होती है उसे परिनिष्ठित हिंदी भी कहते हैं, परिष्कृत हिंदी भी कहते हैं, उसे मानक हिंदी भी कहते हैं। वो लिटरेरी लैंग्वेज होती है, उपन्यासों में रचनाकारों की भाषा है वो, तो उसमें और दैनिक बोलचाल की भाषा में अंतर रहता है। इसलिए हमने देखा कि इस तरह के जो टीवी के धारावाहिक हैं, चाहे वो महाभारत हो या रामायण हो या अन्य ऐसे बहुत सारे, निर्मला जैसे उपन्यास पर धारावाहिक बना, प्रसाद की रचनाओं पर, कविताओं पर भी बहुत सारे धारावाहिक बने। तो वो हम देख सकते हैं कि प्रसाद कैसे रचनाकार थे, प्रेमचंद कैसे रचनाकार थे, उन दोनों की भाषा का अंतर भी हम महसूस कर सकते हैं। तो ये जो जैसे शरदचंद्र के बहुत सारी रचनाओं पर धारावाहिक बने, तो उन धारावाहिकों को बनाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि उसकी भाषा की जो गरिमा है वह बरकरार रहे, लेकिन उसकी पठनीयता, श्रवणीयता या दर्शनीयता ये बनी रहे, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। और जो संकर भाषा जिसकी चर्चा हमने की थी, वह अंग्रेज़ी हिंदी की खिचड़ी भाषा जिसको हम कहते हैं, मिश्रित भाषा जिसको हम कहते हैं, वह कम से कम समाचारों में तो देखने को नहीं मिलती। हालांकि हिंदी के कुछ समाचार पत्र हैं जो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वहाँ पर अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ओपिनियन व्यक्त करते हुए इस तरह के वाक्य भी मिल रहे हैं, वहाँ पर वो सारे शब्द जो हिंदी में उपलब्ध हैं, लोकप्रिय हैं, बोधगम्य हैं और बरसों से चल रहे हैं, उनको भी अंग्रेज़ी में प्रयोग किया जा रहा है। तो ये अखबार का अपनी उनकी एक नीति हो सकती है, वो अखबार बेचना उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। भाषा की गरिमा, भाषा की महत्ता
उस पर शायद उनका ध्यान उतना न हो, इसलिए उनकी वरीयता क्या है, उनकी प्रायोरिटी क्या है, ये वो तय करते हैं। लेकिन सामान्यतः अपेक्षा ये की जाती है समाचार पत्रों से, अगर वो राष्ट्रीय समाचार पत्र है और ऐतिहासिक है, उसकी अपनी एक लंबी सुदीर्घ परंपरा है और वो अपनी एक भाषिक और साहित्यिक पहचान बना चुका हो, लेकिन वो अचानक इस तरह से भाषा का रूप बदल दे और अंग्रेज़ी हिंदी के शब्दों को धारा प्रवाह रूप में प्रयोग करे, बल्कि अंग्रेज़ी ऊपर आ जाए और हिंदी नीचे आ जाए, ये थोड़ी चिंता का विषय तो है। लेकिन इस तरह के प्राइवेट चैनल्स में, निजी चैनल्स में हम देख सकते हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है। रेडियो और टीवी में होता है, जो FM चैनल्स हैं उनमें बहुत सारे चैनल्स पर इस तरह का प्रयोग मिलता है। जैसे कैंपस में प्रोफेशनल कोर्स शुरू, अब कैंपस में प्रोफेशनल कोर्स शुरू, ये हिंदी भी है, अंग्रेज़ी भी है, मिश्रित रूप है। इसीलिए प्लेसमेंट का ऑफ़र आज यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या इस संस्थान में प्लेसमेंट के ऑफ़र को लेकर बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं। इस तरह की भाषा का भी तो चार्म समाप्त हुआ, ऐसे प्रयोग मिल रहे हैं, सामान्य जीवन में भी मिल रहे हैं और कहीं कहीं मीडिया में भी देखने को मिलते हैं। तो ये एक अलग तरह की बहस का, विचार विमर्श का विषय हो सकता है। लेकिन ये भी अनुवाद के साथ जुड़ा हुआ एक गंभीर मुद्दा है कि इस तरह की भाषा, इस तरह की शब्दावली होनी चाहिए कि नहीं, इनका अनुवाद होना चाहिए कि नहीं, और जिनके पहले से स्थापित लोकप्रिय समतुल्य हिंदी शब्द हैं, बोधगम्य हैं, उनको प्रयोग क्यों नहीं किया जाना चाहिए, यह एक अलग तरह का विषय हो सकता है। इसी तरह जो स्थानीय बोलियां हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जो टोन है, जो भाषा है, जो शैली है, उसका प्रयोग भी हम देख सकते हैं कि मीडिया में कहीं कहीं देखने को मिलता है। जब कोई लोक कथा आदि की बात होती है, जब कोई मिथकीय अवधारणाओं की बात होती है, जब कोई क्षेत्रीय स्तर की घटनाओं के वृत्तांत या ब्यौरों की बात होती है, तो उस तरह के भाषा, उस तरह के शब्द, उस तरह के मुहावरे, उनका प्रयोग भी खूब होता है। और हम देख सकते हैं कि हिंदी इतर प्रदेशों में जो हिंदी प्रयुक्त होती है, जैसे जब कोई महाराष्ट्रियन हिंदी बोलता है, जब कोई गुजराती हिंदी बोलता है, जब कोई दक्षिण भारतीय हिंदी बोलता है, जब कोई नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति हिंदी बोलता है, तो हिंदी वह भी है, उसमें कोई किसी तरह का गुरेज या परहेज नहीं है, और वह हिंदी भी प्रशंसनीय है, सराहनीय है, स्वागत योग्य है। इसलिए क्षेत्रीय टोन का या तान अनुतान का अगर कोई प्रभाव है, पंजाबी जब हिंदी बोलता है तो उसमें भी वह पुट दिखाई देता है, हिमाचल का व्यक्ति जब हिंदी बोलता है तो उसमें भी वह दिखाई देता है। इसलिए इनको अब हम अहिंदी भाषी नहीं कहते, अहिंदी भाषी कोई नहीं है, सब हिंदी भाषी हैं। पूरे देश में, हर राज्य में, हर कोने में रहने वाला व्यक्ति हिंदी भाषी है, क्योंकि बिना हिंदी के काम हमारा चल नहीं पाता, और हिंदी पूरे देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ती है। इसलिए ये हिंदी इतर भाषी क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी है, और वह भी उसी तरह से स्वागत योग्य है। बल्कि इन क्षेत्रों में रहने वाले हिंदी के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय काम कर रहे हैं, अवदान उनका जो है अविस्मरणीय है। उन्होंने विधिवत औपचारिक रूप से ग्रामर को समझते हुए, व्याकरण को जानते हुए हिंदी सीखी है, हिंदी में लिख रहे हैं। हज़ारों किताबें दक्षिण भारतीय, उत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट के लोग, या जो प्रवासी भारतीय हैं, जो विदेशी लोग हैं, जो विदेशों में बैठे हैं, मूलतः इंडियन हो सकते हैं, भारतीय हो सकते हैं, वहाँ बैठे हैं, वो भी साहित्य लिख रहे हैं। तो प्रवासी साहित्य की भी एक बाढ़ सी आ गई है, खूब लिखा जा रहा है, खूब छप रहा है। तो भाषा का एक वह रूप भी है, और वो भी मीडिया के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके भी पाठक हैं, उसके भी दर्शक हैं, उसके भी श्रोता हैं। तो उन रूपों को भी हम स्वीकार करते हैं, और हम ये मान सकते हैं कि जैसे मॉरिशस है, ट्रिनिडाड है, फिजी है, सूरीनाम है, ये जो क्षेत्र हैं, ये जो देश हैं, इन देशों में सृजन खूब हो रहा है। इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में हम देख सकते हैं, जर्मन में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी हिंदी की सेवा कर रहे हैं, हिंदी में खूब काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर भाषा का ये जो रूप है, ये जब रेडियो से, टेलीविज़न से, समाचार पत्र पत्रिकाओं से संचरित होता है और हम तक पहुँचता है, पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तक पहुँचता है, तो फिर उसके भाषा के एक नए रूप को भी हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। इस तरह मित्रों, ये जो मीडिया है, ये भाषा की विविधता के साथ हमारे सामने आता है, अपने विभिन्न रूपों को लेकर
और फिर उन रूपों में अनुशासनों को लेकर, और फिर अनुशासनों में भाषाओं को लेकर, और फिर भाषाओं में अनुवाद को लेकर जब ये मीडिया हमारे सामने आता है तो बहुत सारी चुनौतियाँ भी आती हैं, उनका समाधान होता है। बहुत सारे प्रक्रियात्मक भेद भी होते हैं, जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन है वह भी बदलता है। भाषा को हम उसकी मूल गंध को जीवित रखने का यथासंभव प्रयास भी करते हैं, क्योंकि अगर मिट्टी की खुशबू ना हो उसमें तो फिर आनंद नहीं आएगा। रचना अगर मान लीजिए मैला आंचल का अनुवाद है और मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है, अगर अंचल की गंध अनुवाद में नहीं आएगी तो कैसे बात बनेगी। इसलिए कश्मीर की खुशबू भी मीडिया में आनी चाहिए, हिमाचल की खुशबू भी मीडिया में आनी चाहिए, इसलिए पंजाब की खुशबू भी मीडिया में आनी चाहिए। तो ये जो एक उपलब्धि है संचार माध्यमों के साथ भाषा की विविधता को लेकर और विविधता के अनुवाद संबंधी चुनौतियों को लेकर, तो वह भी एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर ने इस क्षेत्र में बहुत रचनात्मक भूमिका निभाई है। अब हम शब्दावली को कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे अनुवाद के जो मशीनी आयाम हैं वो भी हमारे सामने उजागर हुए हैं। अब बहुत अनुवाद के बहुत सारे प्रोग्राम्स डेवलप हो गए, विकसित हो गए हैं, और हम इसको मोबाइल के माध्यम से भी देख सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से भी देख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है उनमें इसको लेकर दिन प्रतिदिन काम चल रहा है, चिंतन चल रहा है, ताकि अनुवाद की संभावनाओं को और बेहतर बनाया जा सके। यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं मित्रों कि मीडिया का, भाषा का, अनुवाद का और इस पूरे वैविध्य का जो अंतः संबंध है वो बड़ा रोचक है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस पूरी दुनिया के माध्यम से, यानी मीडिया की दुनिया, अनुवाद की दुनिया, इसके माध्यम से हम विश्व के साथ कैसे जुड़ते हैं यह बड़ा उल्लेखनीय हो जाता है। तो आज हम इस विषय को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, नमस्कार। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पीसी टंडन का। मित्रों, अगर आप अपने कोई भी सुझाव या प्रश्न हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।